हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पावरप्लेक्स। आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो फिर से बस आपको एक ही काम करना है। सबसे पहले चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद अपने सारे फ्रेंड के साथ में इसको शेयर कर देना। बस इतना सा काम करना है। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या है। और हम लोग इस वास्तविक संख्या जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोग बहुत ही आज अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपनी कॉपी पेन लेके बैठें और हर एक क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए। आप यकीन मानिए, जब आप क्वेश्चन को नोट करते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी क्रिएट होने लगती है। जब आप क्वेश्चन नोट करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो क्वेश्चन एंट्री कर लेता है। तो फिर जब आप उस क्वेश्चन को कहीं भी देखते हैं तो उसके 80% चांस रहते हैं कि आप वो उसका सही मतलब ऑप्शन टिक कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं। और इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पॉलिनोमियल्स के, यानी बहुपद के। तो आप भी अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके जाइए और उन वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएँ, रियल नंबर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, वो तो बात की बात है। सबसे पहले हमें ये देखना नंबर्स क्या होते हैं। तो जो हमारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स को, ये हमारे नंबर हैं, इन नंबर्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर क्या है, रियल नंबर्स, और दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जो दूसरा है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सिलेबस में है ही नहीं। क्लास 10th में कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई यूज़ नहीं है। इसलिए जो हमारा संख्याओं का पहला पार्ट है वो है रियल नंबर। हमको सिर्फ रियल नंबर का है स्टडी, मतलब इसी का अध्ययन करना है और इसी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने अच्छे से नोट्स बनाए हैं और इनको नोट करने में काफ़ी टाइम भी लगता है। अच्छे से नोट्स बनाने में टाइम लगता है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें अभी मेरा। तो क्या है इसमें बताया जा रहा है कि संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला रियल नंबर, दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। ठीक, और हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर के भी कुछ पार्ट हैं, तो हम लोग उनको भी देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बांटा गया है, ये देखिए मैंने इसका भी अच्छे से कुछ बना दिया है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बांटा गया है 2 भागों में। एक तो है हमारा परिमेय नंबर, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर, और दूसरा है अपरिमेय संख्याएं। ठीक, तो अपरिमेय संख्याओं में कुछ खास है नहीं, तो इसको मैं ऐसे बता दूंगा। फिर उसके बाद ये देखना है कि जो परिमेय संख्या है वो कितने प्रकार की होती हैं, उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारी परिमेय संख्याओं को हम डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पूर्णांक क्या होता है, उसके बाद है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं। ये देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, ये पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग इसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इंटीजर है, कौन सा होल नंबर और कौन सा नेचुरल नंबर है। तो आज इसको बहुत ही अच्छे समझना है। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। बीच में क्या होता है, 0। 0 से पहले जितने भी डिजिट्स आते हैं वो सारे होते हैं नेगेटिव, और 0 के बाद में जितने भी डिजिट्स आते हैं वो सारे होते हैं पॉजिटिव। अगर हम 0 के बाद का कोई भी नंबर, हम अगर 0 के बाद चलते जाएं तो हमारा लास्ट में मिलता है इनफाइनाइट। और 0 से पहले अगर कोई भी संख्या शुरू होगी तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ होगा इनफाइनाइट से आते यहाँ तक आया जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं -1, -2, इधर मान लेते हैं +1, +2। 0 के बाद पॉजिटिव नंबर और 0 से पहले माइनस नंबर, मतलब नेगेटिव नंबर्स होते हैं। असल में जो हमारा पूर्णांक होता है, पूर्णांक में -∞, जो हमारा पूर्णांक होता है -∞ से लेकर +∞ तक होता है। इसमें हर एक वैल्यू काउंट की जाती है, बस वो नंबर पूर्ण होनी चाहिए, मतलब कि वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में हो तो वो कंप्लीट कट जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मैंने लिया 2/3। तो ये फ्रैक्शन, ये P/Q के रूप में है, मतलब ये फ्रैक्शन में है। लेकिन जब इसको हम लोग कट करेंगे तो ये पूरी नहीं कटेगी, इसकी जो वैल्यू आएगी पॉइंट में आएगी। तो जो पॉइंट की वैल्यूज होती हैं वो कभी भी इंटीजर्स नहीं हो सकती, वो पूर्णांक नहीं हो सकती। आप लोग देखिए, इसके नाम भी निकल रहा है पूर्णांक, ऐसा नंबर जो पूर्ण हो अपने में। हालांकि उसके पहले साइन कोई भी हो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो संख्या डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। तो आप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक वो होते हैं जो -∞ से लेकर +∞ तक जाते हैं।
ठीक है, और उस बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, चाहे माइनस की हो, चाहे प्लस की हो, चाहे जीरो ही क्यों ना हो, तो सारी वैल्यू इसमें काउंट की जाती हैं, बस डेसिमल वैल्यू को छोड़कर। चलिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट बोल रहा है पूर्ण संख्याएं। अच्छा, पूर्ण संख्याएं किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं, इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें केवल देखिए, ये हमारा नंबर लाइन है, नंबर लाइन से जो पहले, नंबर लाइन से पहले सारे होते हैं माइनस की वैल्यू, और नंबर लाइन के बाद में सारी होती हैं प्लस की वैल्यू। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर ज़्यादा सटीक बैठता है। तो इसके पहले होता है सारी माइनस, इसके पहले होता है, इसके बाद में होता है सारा प्लस, तो इन दोनों के बीच में होता है जीरो। तो बस जो होल नंबर, जो पूर्ण संख्याएँ हमारी पूर्ण संख्या होती हैं, ये जीरो से काउंट की जाती हैं, जीरो से लेकर और पॉजिटिव की ओर, प्लस की ओर जाते हैं इनफाइनाइट तक। तो वह नंबर जो जीरो से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाए उसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। प्लीज़ कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, इन्हीं के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा, तो हमारा पूर्णांक क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। पूर्णांक में क्या होता है, सारी वैल्यू काउंट की जाती हैं केवल दशमलव वैल्यू को छोड़कर। जो हमारा पूर्ण नंबर होता है, पूर्ण नंबर में क्या होता है, सारी वैल्यू जीरो से लेकर पॉजिटिव की ओर जाती है, मतलब जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट पूर्ण संख्याओं का। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं बस ये होती हैं कि जो हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन में जीरो को छोड़कर बाकी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे नंबर प्राकृतिक नंबर होते हैं, बस आप इनको याद कर लीजिए। ठीक, तो हालांकि मैंने सब कुछ लिख दिया, देख लीजिए। जो पूर्णांक है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसमें मैंने ये भी लिख दिया है, यहाँ तक कि मैंने सब कुछ लिख दिया है कि जो पूर्ण नंबर होना चाहिए, लेकिन वो बटे में नहीं होना चाहिए। अगर बटे में हो तो पूरा कटे, नहीं तो नहीं कटेगा, तो वो नंबर पूर्णांक नहीं होगा। फिर मैंने लिखा है, देखिए, जो हमारे पूर्ण नंबर हैं उनको मैंने लिखा है 0 से इनफाइनाइट, और जो नेचुरल नंबर है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती हैं। अच्छे से आप लोग अच्छा हाँ, और मैं ये कह रहा हूँ, ये कृपया करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है पावरप्लेक्स के नाम से, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो आपको PDF इसकी मिलेगी ना, वो वहीं पे मिलेगी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पावरप्लेक्स पे। चलिए अगला, अब हम लोग इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी पूर्णांक Q के लिए एक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको ज़रूर मिलेगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, जो कि हमारे सभी को पता है ना, हमारे एग्ज़ाम 22 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि किसी पूर्णांक Q के लिए सम पूर्णांक किस रूप का होगा? तो मैं आपको सिंपल सी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि अगर आपसे सम पूर्णांक पूछे, तो सम पूर्णांक का मतलब ये होता है कि जो हमारी वैल्यू स्टार्ट होगी ना, उसका पहला अक्षर बस इवन सम होना चाहिए। तो अगर Q है तो उसको हम लिख देंगे 2Q, अगर यहाँ पे होता है M तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2M, अगर यहाँ पे होता है P तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2P। बस पहला अक्षर सम होना चाहिए और उसके बाद कुछ नहीं लिखा होना चाहिए, तो वो हमारा हमेशा सम पूर्णांक होगा। ये बात याद होगी ना? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। ठीक, 2Q। अब इसको अगर हम प्रूव करना चाहें तो प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, हम लोग प्रूव इसको ऐसे करेंगे कि मान लो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, इसमें लिखा है Q के लिए सम पूर्णांक, ऑप्शन में चेक करते हैं, तो Q की वैल्यू मान लेते हैं 1 लेंगे, तो यहाँ पे रखा तो 1 आ गया, यहाँ पे रखा 2 × 1 2 आ गया, 2 3 आ गया। अब बताइए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सिर्फ सम पूर्णांक दे रहा हो? केवल 2 है, जो कि ऑप्शन नंबर B में है। ठीक, इसी टाइप से हमें सारे क्वेश्चन करना है। और मैंने यहाँ पे अच्छा पॉइंट भी लिख दिया है, सम पूर्णांक के लिए पहला नंबर सम होना चाहिए, तो वो संख्या हमारी पूरी सम हो जाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है संख्या 5.33। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है संख्या 5.33 एक है, ये कैसी है? एक परिमेय है या अपरिमेय है या एक पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं है? तो मैं इसका आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है ना? अब देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, मान लो ये मेरा कोई नंबर है 2 ऐसे ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया 2.3332, ये नंबर ले लिया। अब ये बताइए, अगर मेरा इसका दशमलव, अगर लास्ट में कोई डेड नहीं है, ठीक, अगर ये डेड नहीं है और हमारा दशमलव प्रसार मतलब खत्म हो चुका है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू पूरी तरह से कट चुकी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शांत परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? शांत परिमेय संख्या। ठीक, अगर
पॉइंट के बाद वैल्यू समाप्त हो जाए, उसके बाद कोई डेड ना मिले आपको, जैसे इसमें मिला है। तो अगर ऐसा ना मिले तो उसको बोलते हैं शांत परिमेय संख्या। अगर कोई भी नंबर हो वो कट ही नहीं रहा है लेकिन लास्ट में सेम नंबर बच रहा है और उसके बाद डेड इस टाइप से है तो उसको बोलते हैं अशांत परिमेय संख्या, लेकिन वो दोनों होती हैं परिमेय ही संख्या। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें परिमेय संख्या हो। याद रखना, अगर डेड है और अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें परिमेय लिखा हो। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला बोल रहा है परिमेय संख्या है। मैंने इसका बाकायदा नोट भी बना दिया, देख लीजिए मैंने नोट क्या लिख दिया है 5.33। देखिए मैं सब कुछ इसमें लिखा हुआ है बाकायदा, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। ये देखिए इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और मस्त नोट बनाइए, मज़ा आ जाएगा। ऐसा मज़ा तो आपको खाने में नहीं मिलेगा। ये देखिए मैंने क्या नोट में क्या है 5.2333, इसका दशमलव प्रसार खत्म है, मतलब यह शांत परिमेय संख्या है। जिसका दशमलव प्रसार खत्म हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं शांत परिमेय संख्या। इस सेम एग्जांपल हमने लिया है 5.2333, लेकिन यहाँ पे डेड मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 भी और है। इसका मतलब ये है कि अभी इसका दशमलव प्रसार समाप्त नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अशांत परिमेय संख्या। लेकिन है परिमेय संख्या है, लेकिन ये कैसी अशांत परिमेय संख्या है। अच्छा अगला एग्जाम्पल क्या है 5.230 300 ऐसा नंबर जो भाग देते जाए उसमें से और एक अंक इंक्रीज होता जाए, एक डिजिट अगर बढ़ता जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। मैंने सारा कुछ लिख दिया, आप बाकायदा नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 15, 18 तथा 24 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का सिंपल तरीका होता है, जितने नंबर्स दिए गए सबसे पहले हमें एलसीएम का पूरा नाम पता होना चाहिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और अगर हमें किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले उसके हमें फैक्टर सबसे पहले हमें उसके फैक्टर करने पड़ते हैं, जिसको बोलते हैं अभाज्य फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं। उसके बाद जो एलसीएम का मतलब क्या होता है लासा, और लासा की सिंपल से ट्रिक होती है ले लो सारे, ला से ले लो सारे, ला से होता है ले लो सारे। जो सबसे पहले जो कॉमन मिले उनको बाहर निकालना है, कॉमन मिलने के बाद जो बचे सबको ले लो, ला से ले लो सारे ले लो। उसके बाद आंसर आपका फटाक से आ जाएगा। तो हम लोग इसको देखना कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, जो 15 है 15 का हमने फैक्टर कर लिया है। जो हमारा 15 है 15 का हमने फैक्टर क्या किया 3 × 5, 18 का फैक्टर किया है 3 × 3 × 2, और 24 का मैंने फैक्टर किया 3 × 2 × 2, ठीक। अब मैंने क्या कहा सबसे पहले जो कॉमन मिला है, तो कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखिए जो हमारा कॉमन मिल रहा है वो 3 तीनों में है, तो मैंने 3 ले लिया। जो 3 है ये तीनों कॉमन मिल रहा है। अब ये देखना है कि और क्या कॉमन मिल रहा है, तो 2 यहाँ भी ये, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, अब कुछ नहीं बचा ना। अब जो बचे ना उसको सबको ले लो, लास्ट से ले लो सारे। तो 5 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, कोई भी कॉमन नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 × 3 × 2 × 2, सबका मल्टीप्लाई करेंगे, आराम से आंसर हमको मिल जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा 3 × 2 × 5 × 3 × 2 × 2, ठीक। तो हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा 360। ऐसा ऑप्शन देखिए जिस ऑप्शन में 360 होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने अच्छा हाँ, ये और एक बात आपसे बता रहा हूँ, ये मैंने ये डार्क सर्कल कर दिया है। मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप पीडीएफ खोलो तो आप पेपर के टाइम आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ना पड़े कि इसका आंसर क्या होगा, इसलिए मैंने बस ये आंसर शीट के लिए मैंने ये पॉइंट रख दिए हैं। अब कहाँ से आंसर शीट बनाते घूमो, तो ठीक है आप समझ जाना कि इसका आंसर डी है, ठीक। अगला क्वेश्चन, चलिए हमारी पीडीएफ थोड़ा सा इसको रिवर्स जाना पड़ता है, देखा हमारी पीडीएफ बनती है ऐसे हमको रिवर्स जाना पड़ता है। अब हम लोग आते हैं इस साइड, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन मेरा बोला जा रहा है कि n² - 1 संख्या 8 से विभाजित है तो n का मान क्या होगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है अगर ये जो नंबर है n² - 1 अगर ये 8 से विभाजित है तो n की वैल्यू क्या है कि वो 8 से कट जाए। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है सम संख्या, तो हम लोग वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं n² - 1। n बोल रहा है सम संख्या, तो सम संख्या होती है हमारी 2 सबसे पहले लेते हैं, 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 - 1, यहाँ आ गया 3। क्या 3 में 8 का कभी भाग जाएगा, कभी नहीं जाएगा। 3 8 से कटेगी ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरे में क्या बोला प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, मैंने अभी भी बताया प्राकृतिक संख्या वो संख्या है जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाती है, मतलब इसके बीच की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं।
तो सिंपल सी बात है, अब प्राकृतिक संख्या के बीच में सम नंबर भी आता है, जब सम कम में आंसर नहीं हो रहा तो प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगी। प्राकृतिक संख्या 2 भी तो होती है, अगर 2 ले लेंगे तो वैल्यू आएगा 3 आएगा, तो 8 से कभी कटेगा नहीं। अब अगला ऑप्शन है विषम। अगर हम लोग विषम नंबर लेते हैं तो इसको भी चेक कर लीजिए। जब विषम नंबर क्या होते हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है। सपोज अगर हम 3 ले रहे हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस का 1 करेंगे, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। अब 8 में 8 का डिवाइड करो तो 1 आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं 5, अगर 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 बचा। 24 में 8 का डिवाइड जाता है ना, 8 3 जा 24। मतलब क्या है, सिर्फ ऑड नंबर है जो n की जगह पर रखेंगे और हम हमेशा 8 उसको डिवाइड कर देगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, विषम नंबर है जो कि n एक संख्या है, वो हमारा विषम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड की करना होगा। तो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, 156 लिखना है, इसके हमें ऐसे फैक्टर कर लेने हैं, जो कि आप लोग बहुत होशियार और जानते भी हो। ठीक है, तो मैंने टाइम ना इस ज़्यादा वेस्ट हो, इसलिए मैंने इसके करके भी बता दिए हैं कि जो इसका हमारा अभाज्य गुणनखंडों का वो होगा 2 2 3 13। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। देखिए ऐसा ऑप्शन जिसमें 2 की पावर 2 हो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 हो, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 3 मल्टीप्लाई 13, दिस इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 है एवं उनका मासा, देखिए इसमें मासा भी दिया गया है, यदि उनका मासा कितना हो, सवाल बोल रहा है मेरा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 हो और उनका मासा 19 है तो एलसीएम फाइंड आउट करना है। इसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग इस सवाल को बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी लगा लेंगे। तो मैं आपको एक इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ये हमारे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ये बोल रहा है कि अगर हमें कोई भी दो वैल्यू दी गई है, मान लो मैंने बोल दिया 5,2, हमें अगर इसका एचसीएफ निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है, तो बस यही होता है, ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड नंबर। अब जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उसमें जो दिया गया है, तो मान लो हमारे दो नंबर ही हैं, एक तो 5 हो गया, एक तो 2 हो गया, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया। बोल रहा दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है लेकिन हमारा 10 आ गया। चलो हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, सेम उसमें यह करना है कि जहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल है वहाँ पे इसकी जगह पे पूरा हम लिखना है 2166। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो इसमें एलसीएम दिया गया, एचसीएफ दिया गया, एचसीएफ की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको मैंने टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने अच्छे से इसको समझा भी दिया है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो कि हमारा दो संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन जो गुणनखंड दिया गया है, गुणनफल वो 2166 दिया गया है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ की वैल्यू 9 दी गई, ये हमारी 9 एचसीएफ की वैल्यू है। अब 9 से इसको डिवाइड करो तो कितनी बार में कटेगा, 114 से कटेगा, तो 114। ऐसा ऑप्शन देखिए जिस ऑप्शन में 114 हो, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोला दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। सिंपल से देखो, एचसीएफ निकालने का सूत्र ही, मतलब इसकी परिभाषा ही यही होती है कि किसी भी दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है हमेशा 1 होता है। याद रखना, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया, याद करना है, जो मैं बोल दूँ याद करना, बस उसको याद करना है, राम बाढ़ है वो। तो ये हमारा क्या है, इसको आपको याद करना है। दो अभाज्य संख्याओं में एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है, कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कि किसी भी दो अभाज्य संख्याओं के बीच में जो हमारा एचसीएफ होगा हमेशा 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर इज द 1, फर्स्ट 1। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि अगला सवाल मेरा बोला जा रहा है, यदि a इज इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 एंड b की जो वैल्यू है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तब a और b का एलसीएम कितना हो, a और b का एलसीएम। तो एलसीएम की सिंपल से शॉर्ट ट्रिक है, सबसे बड़ी पावर कॉमन की जाती है, सबसे बड़ी पावर बाहर कर लो, जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, तो हम लोग इसका निकालते हैं। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से बता दिया है। तो जो हमारा, अच्छा अब देखिए 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 4 है ना, तो वो हमने यहाँ पे ले ली 2 की पावर 4। अब क्या बचा, यहाँ पे कितना है, 5 है और यहाँ पे 5 है। अब दोनों सेम है ना, तो 5
हमने क्या कहा, सबसे बड़ी पावर कॉमन करने के बाद या उसको लिखने के बाद जो बच्चे और भी अगर कॉमन हो तो सबसे पहले कॉमन लेते हैं। तो कॉमन 5 है, 5 यहाँ भी है, हमने 5 ले लिया यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे 5 ले लिया, ठीक। उसके बाद बचा 3 और 7, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया, 3 × 7 मल्टीप्लाई किया 16 80 आ गया। तो ऐसा ऑप्शन जो हमारा ये हो तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसका आंसर आ रहा है 1680। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं के HCF कितना होता है। तो 2 क्रमागत हम लोग क्या करेंगे, 2 क्रमागत नंबर ले लेंगे जो कि सम हो, 2 व 4 हो गया, 4, 6 हो गया। अब इनका HCF कितना होगा, तो HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब ये होता है 2, 4, 4, 6। एक क्रमागत का मतलब होता है लगातार जो सम संख्या होती है लगातार, तो 2 के बाद 4 ही आता है ना, फिर 6 आता है, तुमने ले लिया। अब HCF मतलब होता है दोनों का, HCF मतलब होता है ऐसा नंबर जो दोनों को काट सके। तो सिर्फ इसमें 2 है, जो 2 इसको भी काट देगा और 2 4 को भी काट देगा। इसमें भी केवल 2 ऐसा नंबर है जो इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा। तो याद कीजिए, किसी भी 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच HCF हमेशा 2 होता है, HCF हमेशा 2 होता है, याद कर लीजिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है ये वाला। अगर इसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ये क्वेश्चन पक्का गलत ही करके आओगे। अगला क्वेश्चन ये मेरा बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं, इस पर ध्यान देना, कौन सा कथन सही नहीं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, दो अपरिमेय संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हमेशा, देखना हमेशा वर्ड का यूज करना किया गया इसमें, तो हमेशा पे थोड़ा फोकस करना है। हमेशा अपरिमेय होता है, चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 अपरिमेय संख्या लेनी है, तो मैंने अपरिमेय कौन सी होती है, हाँ, रूट वाली सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, रूट वाली सारी संख्याएं अपरिमेय होती है। तो मैंने √2 ले लिए और √3 ले लिए, 2 अपरिमेय लेना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, कर दो मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, रूट के अंदर 6 आ गया, ये भी अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय, ठीक, ये तुम्हारी अपरिमेय। अच्छा, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये हमेशा वर्ड आ गया ना। चलो अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और लेते हैं, अपरिमेय लेनी है ना, चलिए अपरिमेय लेते हैं हम लोग। एक अपरिमेय हमारी क्या हो गई, एक तो √2 अपरिमेय होती है, एक √2 और ले लेते हैं, ले लिया, दोनों अपरिमेय है। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट के अंदर 4 आ गया, और जो अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है 2। अब ये तो अपरिमेय नहीं है, इसी में मैं आपको और एक एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर मैं एग्जांपल लूँ √2, चलो √3 अपरिमेय है ना, और √3 ये भी अपरिमेय, मैं 2 अपरिमेय का मल्टीप्लाई किया तो केवल 3 बचा। इसमें क्या बचा, केवल यार रूट के अंदर 9 हो गया, और रूट के अंदर 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो ये तो हमारी परिमेय हो गई ना। अगर हमेशा वर्ड का यूज हुआ है तो हमेशा परिमेय नहीं होता है, कभी कभी परिमेय भी हो जाता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अगला ऑप्शन हमारा बोला जा रहा है, खत्म हो जाए। अगला ऑप्शन बोल रहा है एक परिमेय व अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा वर्ड का इसने यूज किया है। एक परिमेय व अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परिमेय। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। एक परिमेय लेने सबसे पहले हम लोग परिमेय लेंगे, मतलब 2 ले लिया, ये परिमेय, वो अपरिमेय 1 ले लो, अपरिमेय √2 ले लिया, का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। चेक कर लो, इसका जो मल्टीप्लाई आएगा तो 2 √2 आएगा, ठीक। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट ने और इसको अच्छे समझते हैं। एक परिमेय हमने मान लो परिमेय 4 ले लिया, एक अपरिमेय हमने √3 ले लिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाए 4 √3। ये भाई बात तो सही है, हमेशा अपरिमेय आ रहा है ना। तो अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा अपरिमेय आएगा। तो ये तो कथन हमारा सही है, ठीक, ये हमारा कथन कैसा है, सही है। अच्छा, अगला पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट बोल रहा है दो परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता है। दो परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 परिमेय लेना ही है, मतलब हमने एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5। भाई रूट की वैल्यू होती है सारी अपरिमेय, इसमें तो हम कोई भी संख्या परिमेय 2 परिमेय लेंगे तो उनका जोड़ कभी अपरिमेय हो ही नहीं सकता। रूट कैसे बन जाएगा, मतलब हमने 2 ले लिया, 5 ले लिया, 2 ले लिया, 7 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, ये सारी परिमेय है ना, जोड़ेंगे तो क्या इसमें ऑटोमेटिक अपने मन से क्या रूट लग जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ये मतलब ये वैल्यू तो ये बात जो बोला वो सही है कि कभी अपरिमेय नहीं आएगा, तो बात सही, लेकिन मैं ऑप्शन हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी सही है, हमें तो वो ढूंढना जो सही नहीं हो। चलिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट हमारा बोल रहा है डी नंबर में क्या बोल रहा है, एक पूर्णांक तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, जो कि यही कंडीशन सही नहीं है, मतलब ये हमारा गलत है।
ठीक, यही स्टेटमेंट हमारा गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने आज 10 क्वेश्चन सॉल्व किया और आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमें भी खुशी मिले और जल्दी से जल्दी अपने इस यूट्यूब फैमिली को बड़ा किया जाए।